दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पीठासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए कितने समय में? तो आप जान लीजिए दोस्तों, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले ही 6 माह के भीतर जो है अगले राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो जाना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो गैप होता है इसको राजअंतराल कहते हैं और ये माना जाता है कि अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से 6 महीने के भीतर ही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ये 6 माह है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ये समय सीमा 6 माह की है और अनुच्छेद 62(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? आप जानते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। और मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है अनुच्छेद 65 के अनुसार। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है, जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। और राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन अधिनियम 1969 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि किन्हीं कारणों से जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके न रहने पर उसी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो थोड़ा सा फंसाऊ प्रश्न है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप जान गए होंगे दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न रहने पर जो है उपराष्ट्रपति के भी न रहने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर कार्य कौन करेगा? तो उत्तर है भारत के प्रधान न्यायाधीश ऐसी दशा में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद जो है अस्थायी तौर पर किस अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा कारण है, ये कथन था, कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर तो नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक या दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी या सिविल मुकदमा विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह बाद चलाया जा सकता है। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है, और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है, इसलिए कारण भी गलत है। तो कथन और कारण इसमें दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की ये शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है। वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर ही कर सकता है, और मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आप जानते हैं, मंत्रिपरिषद की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। हालांकि इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की जब कोई ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक और राष्ट्रपति की सहमति। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय यानी इंटेंशन। इसका जो अभिव्यक्ति है भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, और ये बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना के द्वारा देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है?
तो सही उत्तर है इसके लिए राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, वो संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सही नहीं है। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का संघटक भाग तो है, लेकिन दोस्तों दोनों सदनों में चर्चा में राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम या कानून बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और आप जान लीजिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? तो ये था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और ये विधेयक दोस्तों 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो यानी संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करने का प्रयोग किया था। और दोस्तों पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहा जाता है? तो उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह ने। दोस्तों 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था और ये उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, यानी वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? सही उत्तर अनुच्छेद 111 यानी 111। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक यानी मनी बिल या धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? देखिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा सभापति को? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। दोस्तों आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति को रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। स्वविवेकी शक्तियां, इसमें कौन सी शक्तियां आपको बताना है कि स्वविवेकी हैं? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना, संसद को संदेश भेजना
और न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें से कौन सी स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो आप जान लीजिए, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, और इसके अलावा दोस्तों संसद को संदेश भेजना। तो 2, 3 और 6, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। 2, 3 और 6 ये राष्ट्रपति की विवेकाधिकार या विवेकीय शक्तियाँ हैं। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजने का कार्य, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, और विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? देखिए, राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा को भंग करना, और संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इसमें से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो उत्तर है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के लिए, जो विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णन है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? आपको बताना है। संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, या अध्यादेश जारी करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करना है। और आप जान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार जो है सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को है। और इसके अलावा हमने जाना है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, ये सभी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये राष्ट्रपति की विवेकाधिकार युक्त शक्तियां नहीं हैं। ये जो 3, 6, 7, 8 ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन या स्वविवेकी शक्तियां हैं। कौन सा? ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? अनुच्छेद 121, 142, 123 या 124? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं, और इसी शक्तियों के संबंध में जब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये है आर्टिकल 1 to 3, और इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ऐसे समय में जब संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन सत्र में न हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो तो।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह में? तो उत्तर है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल सही है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। योजना आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर, उपरोक्त सभी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी, 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। आप जान लीजिए, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो उत्तर है अनुच्छेद 160 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किसकी? प्रधानमंत्री के नियुक्ति की अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने का। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। हालांकि संघ राज्य क्षेत्रों में जिसमें मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन साधारण राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो कौन सा है? 143 दोस्तों, 143 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 143 ये राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन उस पर परामर्श स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? देखिए, अध्यादेशों का प्रख्यापन सही है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना सही है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना सही नहीं है,
क्षमादान करना। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की और राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 जो है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। तो कौन सा जो है संविधान के निम्नलिखित में से शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं कि वो क्षमादान करे, तो क्षमादान का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये सही नहीं। आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। दोस्तों, राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थकता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की सीधी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स में राष्ट्रपति चैप्टर से या राष्ट्रपति टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को कंटिन्यू किया। ये इसका दूसरा भाग था। अगले भाग में इसके हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।